हेलो एवरीवन। आज हम बिजनेस स्टैटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जो पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना के डाली हुई है, तो आप उसको भी एक बार गो थ्रू कर लें। एंड ये जो हमारा सेकंड पार्ट है इसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टैटिस्टिक स्टडीज़। ऑप्शन ए न्यूमेरिकल फैक्ट्स, बी क्वालिटेटिव फैक्ट्स, सी बोथ दी अबव या फिर डी नन ऑफ दीज। जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो स्टैटिक्स होता है वो किस चीज़ को स्टडी करता है, कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स को, क्वालिटेटिव फैक्ट्स को, या फिर दोनों को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो स्टैटिक्स होता है वो डील करता है न्यूमेरिकल फैक्ट्स, जिसे हम क्वांटिटेटिव फैक्ट्स बोलते हैं, और क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स, मतलब जो क्वालिटी होती है उसको भी। तो वो न्यूमेरिकल मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों को ही इंक्लूड करता है अपना एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, या फिर प्रेजेंट करने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, बोथ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 2, द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स आर। ऑप्शन है ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी बोथ दी अबव या फिर डी नन ऑफ दीज। तो मैंने पहले भी समझाया हुआ है, जो प्राइमरी डाटा होता है वो हम डायरेक्टली जाके लोगों से कलेक्ट करते हैं। जो सेकेंडरी डाटा होता है वो हम किसी सोर्स से कलेक्ट करते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स टाइम है, इकोनॉमिक टाइम एक न्यूज़पेपर है, और अगर हम किसी न्यूज़पेपर के थ्रू किसी सेकेंडरी सोर्स से अगर हम ले रहे हैं डाटा, तो उसको हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 3, प्राइमरी डाटा एज कंपेयर टू सेकेंडरी डाटा आर। ए है लेस रिलायबल, बी इक्वली रिलायबल, सी मोर रिलायबल, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो जो प्राइमरी डाटा होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा, वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, बहुत ज़्यादा विश्वास हम उस पर ज़्यादा कर सकते हैं, बिकॉज़ जो प्राइमरी डाटा है वो फर्स्ट हैंड डाटा होता है, उसमें एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा होता है वो थोड़ा सा आउटडेटेड होता है और ऑलरेडी प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है सेकेंडरी डाटा में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मोर रिलायबल। क्वेश्चन नंबर 4, सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट दी। ऑप्शन ए सैम्पल, बी ओवरऑल, सी बोथ ऑफ द अबव, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो सैम्पलिंग जो प्रोसेस होती है, उस सैम्पलिंग में हम एक सैम्पल को सेलेक्ट करते हैं पूरे ओवरऑल में से, एंड उस ओवरऑल को जज करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट सैम्पल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी ओवरऑल। क्वेश्चन नंबर 5, when each and every individual unit of a group or universe is studied, it is called a investigation, b sample investigation, c census investigation, या फिर d none of these। देखिए, जो पहला ऑप्शन है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन की ही पार्ट दे रखी हैं ये दो, सेंसस इन्वेस्टिगेशन और सैम्पल इन्वेस्टिगेशन। तो आंसर जो होगा इन दोनों में से होगा। जो सेंसस इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें हम पर्टिकुलर हर किसी को इन्वॉल्व करते हैं, बट जो सैम्पल इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें हम पूरे यूनिवर्स को इन्वॉल्व नहीं करते, बट उसमें से एक सैम्पल को ले लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो सेंसस इन्वेस्टिगेशन होगा। सेंसस इन्वेस्टिगेशन में हम इंटायर पॉपुलेशन को एग्ज़ामिन करते हैं विदाउट रिलाइंग ऑन द सैम्पल्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, सेंसस इन्वेस्टिगेशन। 6, the difference between the actual mean, actual value and estimated value of an item is called a statistical error, b mistake, c approximation, या फिर d
नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो एक्चुअल वैल्यू होती है जो हमने कैलकुलेट करी है, और एक होती है एस्टिमेटेड वैल्यू जो हमने सोचा था इतनी हो सकती है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस मतलब जो डेविएशन होता है इनके बीच का, उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एरर। स्टैटिक्स में हम मिस्टेक नहीं बोलेंगे उसको हम बोलेंगे स्टैटिस्टिकल एरर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है, वो है ए, स्टैटिस्टिकल एरर। क्वेश्चन नंबर 7, द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इनटू क्लासेस इज कॉल्ड। ऑप्शन है ए ग्राफ, बी क्लासिफिकेशन, सी टेबुलेशन या फिर डी डायग्राम। तो जो ग्रुपिंग होती है, लाइक हम एक से फैक्ट्स वाली चीज़ों को अगर एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, एक क्लास में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाते हैं एंड उसको डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक टू मेक एनालिसिस ईजियर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8, अ कैप्शन मीन्स। कैप्शन क्या होता है? ए है टाइटल ऑफ द टेबल, बी हेडिंग ऑफ अ कॉलम एंड सी टाइटल ऑफ अ रो या फिर डी नन ऑफ दीज। ये हमने अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी टेबल के कंटेंट्स को एक्सप्लेन करा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो जो कैप्शन होता है, कैप्शन जो होता है वो हेडिंग ऑफ अ कॉलम होती हैं। जो कॉलम का जो हेडिंग होता है उसको हम कैप्शन बोलते हैं। जो टाइटल ऑफ अ रो होता है उसको हम स्टब बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, हेडिंग ऑफ अ कॉलम। क्वेश्चन नंबर 9, 25th परसेंटाइल इज। ए है D2, बी है C3, सी है Q1 या फिर डी Q3। तो हम सबसे पहले इसे कैलकुलेट करते हैं कि 25 परसेंटाइल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 25 परसेंटाइल का फॉर्मूला होता है P25 इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाइड बाय n+1/100। अगर हम 25 को और 100 को कट करेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा n+1/4। और n+1/4 जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, Q1, मतलब क्वार्टाइल 1। जो 25th परसेंटाइल होता है वो क्वार्टाइल 1 के इक्विवेलेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सी इक्वेशन ट्रू है? तो देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो ये एम्पेरिकल फार्मूला जो है उस पर बेस्ड है। तो जो करेक्ट एम्पेरिकल फार्मूला है वो होता है z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। मतलब मोड इज इक्वल्स टू 3 मीन माइनस 2 मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सो इसका ऑप्शन हो गया बी, z is equals to 3m minus 2x बार। Question number 11, how many quartiles can be calculated in a series। एक सीरीज़ में कितने क्वार्टाइल्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक सीरीज़ है उसमें हम टोटल 3 क्वार्टाइल को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें आता है Q1, Q2 और Q3। Q2 को हम मीडियन बोलते हैं। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 3। क्वेश्चन नंबर 12, लॉरेंस कर्व इज़ यूज टू डिपिक्ट। जो लॉरेंस कर्व है वो हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? ए है डिस्पर्जन, बी स्क्यूनेस, सी कोरिलेशन या फिर डी नन ऑफ दीज। जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ए, डिस्पर्जन। बिकॉज जो लॉरेंस कर्व है वो इनइक्वालिटीज़ और डिस्पर्जन ऑफ डाटाज जो होते हैं उसको इलस्ट्रेट करता है, उसको दर्शाता है। तो इट इज़ कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट द इनकम
और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारी इनकम होती है और जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको रिप्रेजेंट कर सकें। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, डिस्पर्जन। क्वेश्चन नंबर 13, द फॉर्मूला ऑफ बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज़। देन नीचे आपको सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, इनमें से आपको करेक्ट वाला बताना है। तो जैसे देखिए मैंने पिक्चर में शो करा हुआ है, बाउले का जो स्क्यूनेस है वो कैलकुलेट हम करते हैं Q3 + Q1 - 2 मीडियन। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, वहाँ पर हम Q3 + Q1 - 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 - Q1, मतलब क्वार्टाइल 3 इन क्वार्टाइल 1। तो ये इसका करेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर हम इसे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, क्योंकि जो कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस का फॉर्मूला है वो है मीन माइनस मोड। एंड वहीं पर अगर हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालेंगे तो उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, x - z डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 15, स्क्यूनेस विल बी पॉजिटिव व्हेन। अब ऑप्शन है ए, z इज़ ग्रेटर देन मीन x बार, बी x बार इज़ इक्वल्स टू z, सी x बार इज़ ग्रेटर देन z, या फिर डी x बार इज़ लेस देन z, लेस देन एंड इक्वल टू z। इस क्वेश्चन को करने के से पहले हम थोड़ा सा ये पिक्चर जो है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सो ये जो फर्स्ट पिक्चर दे रखी है इसमें ये नेगेटिवली स्क्यूड का बना हुआ है। तो नेगेटिवली स्क्यूड जब होता है तब हमारा जो हमारा मोड होता है वो बड़ा होता है मीडियन से, और जो मीडियन होता है वो मीन से बड़ा होता है। दैट मीन्स अगर आपका जो मीन है वो आपके मोड और मीडियन दोनों से अगर छोटा है तो वो आपका नेगेटिवली स्क्वीड हो जाएगा। वहीं पर अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट मीन्स आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्क्यूड नहीं है, उसमें कोई भी स्क्यूनेस नहीं है, तो वो हो जाएगा x बार इज़ इक्वल्स टू m माइनस एम ओ। दैट मीन्स कि मीन मीडियन के इक्वल है और मीडियन मोड के इक्वल है। अब वहीं पे पॉजिटिवली स्क्वीड हम कब कहेंगे किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को? जब हमारा मीन जो है वो बड़ा होगा मीडियन से एंड मीडियन बड़ा होगा मोड से, तो उस केस में हमारा हो जाएगा पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर इस पॉजिटिवली स्क्यूड ही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया और इसे देखते हैं तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो अगर हम कंटिन्यू करते हैं कि पॉजिटिव स्क्यूनेस पूछा हुआ है कि पॉजिटिव स्क्यूनेस कब होगा, तो अभी हम जब तीनों हमने ये ग्राफ्स पढ़े तो इससे हमें क्या पता चला कि पॉजिटिव स्क्यूनेस तब होगा जब हमारा मीन बड़ा होगा किससे? मीडियन से, और मीन हमारा मीडियन और मोड दोनों से बड़ा होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, जब हमारा मीन बड़ा है मोड से। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा इस पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 16, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन इज़ ऑलवेज। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन जो होता है वो कब होता है? ऑप्शन है आपका ए 0, बी +1, सी -1 एंड डी नन ऑफ दीज। सो कोरिलेशन की जो डिग्री है ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 0 कोरिलेशन की डिग्री तब होगी जब एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन होगा, +1 होगी जब आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, एंड -1 तब होगी जब आपका परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी -1। क्वेश्चन नंबर 17, कोरिलेशन मीन्स।
कोरिलेशन क्या होता है? ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, बी चेंज इन वन वेरिएबल अकम्पनीड बाय अ चेंज इन अदर वेरिएबल, सी म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, या फिर डी नन ऑफ दीज। सो जो कोरिलेशन होता है वो होता है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, कि एक वेरिएबल के चेंज होने पे दूसरा वेरिएबल कैसे चेंज हो रहा है उसकी रिलेशनशिप को शो करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, चेंज इन वन वेरिएबल अकम्पेन्ड बाय अ चेंज इन द अदर वेरिएबल। आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें जो लिखा हुआ है कॉज एंड ऑप्शन ए में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करता है वो रिग्रेशन शो करता है, इसीलिए इसका ये जो ऑप्शन है वो नहीं होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 18. A good index number is one which satisfied A. Unit test, B. Time reversal test, C. Factor reversal test, and D. All of the above. So जो एक अच्छा इंडेक्स नंबर होता है वो तीनों ही टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा, तो वो आपका अच्छा इंडेक्स नंबर माना जाएगा। यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, अगर इंडेक्स नंबर ने तीनों को ही सेटिस्फाई कर लिया है तो वो आपका गुड इंडेक्स नंबर माना जाएगा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्चे इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन, जो पास्चे का इंडेक्स नंबर होता है वो किस पे बेस्ड होता है? इसके आपके ऑप्शन हैं ए बेस ईयर्स क्वांटिटी, बी करंट ईयर्स क्वांटिटी, सी एवरेज ऑफ द टू, या फिर डी नन ऑफ दीज। सो जो पास्चे का फॉर्मूला होता है वो होता है, जो पास्चे का फॉर्मूला होता है वो होता है P1 Q1 सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जो उसकी क्वांटिटीज़ होती हैं वो करंट ईयर की क्वांटिटीज़ को इंक्लूड करता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, करंट ईयर्स क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 20, स्टैटिस्टिकल डाटा इज़ प्रेजेंटेड इन अ टेबुलर फॉर्म, जो स्टैटिस्टिकल डाटा होता है जो हमने कलेक्ट करा होता है उसको हम टेबल की फॉर्म में कब लगाते हैं? तो ए है बिफोर क्लासिफिकेशन, बी आफ्टर क्लासिफिकेशन, सी ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन, या फिर डी नन ऑफ दीज। सो जो स्टैटिस्टिकल डाटा है उसको टेबल में क्लासिफिकेशन के बाद हम प्रेजेंट करते हैं, जब हम ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं उसके बाद हम उसे टेबल के फॉर्म में शो करते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, आफ्टर क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 21, theoretically the best average in the construction of index number is a median, b mode, c geometric mean, या फिर डी none of these। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा सी, ज्योमेट्रिक मीन, बिकॉज जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ कर देता है, एंड इसको हम प्रेफर करते हैं इंडेक्स नंबर कैलकुलेशन के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन नंबर 22, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैन बी डिफाइंड एज, और ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। सो जो रेंज का जो फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज हम बाद में देखते हैं, पहले रेंज की बात करते हैं। जो रेंज होता है वो आपका लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है। अब वहीं अगर आप कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा सी, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, static is the science of averages. This statement is given by A. बाउले, B. काउडन, C. कैंडल, या फिर D. सेलिगमैन। सो जो ये आपकी डेफिनेशन है, जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है ये दी हुई है
AL बाउली ने। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A बाउली। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ पोजीशन? A मीडियन, B ज्योमेट्रिक मीन, C हार्मोनिक मीन या फिर D अरिथमेटिक मीन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एवरेज ऑफ पोजीशन क्या होता है। जो पोजीशन डिफाइन करता है वो किस एवरेज में हम पढ़ते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मीडियन, बिकॉज जो मीडियन होती है उसमें हम पोजीशन को डिफाइन करते हैं। पोजीशन, ये एक पोजिशनल एवरेज होता है जो एक जो सीरीज़ होती है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और हमारी मिड वैल्यू को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का। इन विच सीरीज़ द फॉर्मूला n/2 इज़ यूज्ड फॉर द मीडियन? किस सीरीज़ में n/2 फॉर्मूला का हम यूज़ करते हैं मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए? A डिस्क्रीट सीरीज़, B कंटिन्यूस सीरीज़ या फिर C इंडिविजुअल सीरीज़, D नन ऑफ दीज। सो जो इसके दो ऑप्शन है डिस्क्रीट सीरीज़ एंड इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ में हम n+1/2 के फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। जो मीडियन नंबर निकालते हैं वो हम n+1/2 से निकालते हैं। वहीं अगर हम कंटिन्यूस सीरीज़ में मीडियन को कैलकुलेट करते हैं तो हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसको n/2 से निकालते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा B कॉन्टिन्यूस। आज का जो लेक्चर है यहीं पर हमारी वीडियो एंड होती है। अभी इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी आने वाला है, तो आप इसको पढ़ें और पेपर में अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू।